नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। तेलंगाना में ऐतिहासिक चार मीनार के पास गुलजार हाउस की एक इमारत में आज भीषण आग लग गई। हादसे में 18 के करीब लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 8 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। हादसे के वक्त इमारत में 21 लोग थे। जहां एक निजी अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 17 लोगों को मृत अवस्था में लाया गया था और मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना के हैदराबाद में आग लगने की घटना में हुई जानमाल की हानि से गहरा दुख हुआ है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे। देहरादून एयरपोर्ट पर सीएम धामी और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और वह सीमांत जिले पिथौरागढ़ के वाइब्रेंट विलेज का दौरा करने उत्तराखंड पहुंचे। वह जोलीग्रांट स्थित देहरादून हवाई अड्डे पर सबसे पहले वाइब्रेंट विलेज के तहत प्रस्तावित कार्यों का प्रस्तुतिकरण देखने पहुंचे। वाइब्रेंट विलेज गुंजी में उनका रात्रि प्रवास हुआ और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां गुंजी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया, वहीं ज्योतिर्लिंग से आदि कैलाश के दर्शन और महिला फेडरेशन द्वारा गुंजी में संचालित होम स्टे का भी भ्रमण किया। वाइब्रेंट विलेज गुंजी में ही रात्रि प्रवास करने के बाद दूसरे दिन वे वाया देहरादून दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। जेपी नड्डा का गुंजी और आदि कैलाश का यह दौरा सीमांत क्षेत्रों के विकास को नई गति देने का काम करेगा। उनका विकास परियोजनाओं की समीक्षा करना इन प्रोजेक्टों को गति को और तीव्र और प्रभावी बनाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की रोज प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सहायक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गांव जिठेड़ी के सरपंच का बयान दर्ज किया और इसके बाद सहायक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया। अपने बयान में सरपंच ने बताया कि सोशल मीडिया पर दोनों महिला सैन्य अधिकारी और सेना के खिलाफ एक आपत्तिजनक बयान पड़ा था जो सहायक प्रोफेसर महमूदाबाद की तरफ से किया गया था और इस मामले में राज्य महिला आयोग की तरफ से डीजीपी को शिकायत भी दी गई थी। राज्य महिला आयोग ने एक मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट के टिप्पणी का हवाला देकर महमूदाबाद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की मांग की थी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने बताया कि सबसे पहले अशोक यूनिवर्सिटी का सहायक प्रोफेसर 10 बजे तक आयोग के दफ्तर नहीं पहुंचा, जबकि सहायक प्रोफेसर को 10:30 बजे से 12 बजे तक दफ्तर पहुंचने का समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि महमूदाबाद ने इन दोनों सैन्य अधिकारियों के साथ साथ सेना के नियमों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हरियाणा की मशहूर यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ संवेदनशील जानकारी साझा की और भारत के खिलाफ काम किया। ये मामला तब सामने आया जब पुलिस ने उसके कई वीडियो और चैट की जांच की। ज्योति मल्होत्रा ने एक ब्लॉग में खुद पाकिस्तान के एक अधिकारी एहसान उर रहीम और दानिश के साथ अपने संबंधों का खुलासा किया। वीडियो में ज्योति कहती दिख रही थी कि वह पाकिस्तान जाना चाहती हैं और उम्मीद है कि इस बार उन्हें वीजा मिलेगा। साथ ही उसने चीन जाने की भी इच्छा जताई और वहां के अधिकारियों से मजाकिया अंदाज में वीजा लेने की गुजारिश की। फिलहाल मशहूर यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा अभी 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है। रिमांड के दौरान और खुलासे होने की संभावना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को एक बड़ा झटका लगा है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किए गए EOS-9 मिशन को तकनीकी खराबी के चलते अधूरा छोड़ना पड़ा। इसरो प्रमुख वी नारायण ने बताया कि लॉन्चिंग के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण यह मिशन अधूरा रह गया। पहले और दूसरे चरण में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन तीसरे चरण में कुछ तकनीकी खामी आ गई और इस वजह से मिशन पूरा नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि हम डाटा का विश्लेषण करेंगे और फिर आगे की जानकारी साझा करेंगे। ये लॉन्चिंग आज सुबह 5:59 पर की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य रिमोट सेंसिंग डाटा प्रदान करना था, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए सटीक और नियमित डाटा उपलब्ध कराता है। इसरो अब डेटा का विश्लेषण करेगा और तकनीकी खराबी के कारणों का पता लगाएगा। इसके बाद ही मिशन के भविष्य पर कोई फैसला लिया जाएगा और यह मिशन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था, खासकर रक्षा क्षेत्र में इसकी उपयोगिता को देखते हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ की धरती से विकास की नई इबारत लिखी है। भाजपा की धन्यवाद रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता को आज 152 करोड़ 87 लाख से ज्यादा रुपए की बहुप्रतीक्षित परियोजनाओं की सौगात देने का काम किया है। मुख्यमंत्री द्वारा 81 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हो चुकी वहां पे परियोजनाओं का उद्घाटन किया और जबकि 71 करोड़ 38 लाख रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। इन परियोजनाओं में सबसे बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों को मिलेगा, जिन पर करीब 44 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा जल संसाधन परियोजनाओं के लिए 25 करोड़ 34 लाख रुपए और पशु चिकित्सा और प्रशासनिक भवनों के निर्माण पर 1 करोड़ 49 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। महेंद्रगढ़ की जनता को इस रैली ने न केवल विकास की नई सौगात दी है, बल्कि इस क्षेत्र में आने वाले दिनों में तरक्की की रफ्तार भी तेज करने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में मुठभेड़ में एक बदमाश को मार गिराया गया है, जबकि 2 बदमाश घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर जिले के चंदवक थाने की पुलिस ने सिपाही दुर्गेश सिंह को कुचलने वाले बदमाशों में से एक को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए हैं और मारे गए बदमाश की पहचान सलमान के रूप में हुई है। उसके 2 साथी गोलू यादव और नरेंद्र यादव घायल हुए हैं और वाराणसी से आजमगढ़ की ओर जा रही एक संदिग्ध पिकअप वाहन को पुलिस ने रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तस्करों ने रुकने की बजाय पुलिस पर वाहन चढ़ा दिया और इससे एक हेड कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद पिकअप से सवार बदमाश भाग निकले। इस वारदात से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तस्करों की गिरफ्तारी के लिए जिले भर में नाकाबंदी कर दी गई। पिकअप को रोकने के लिए पुलिस ने हर संभव उपाय किए, लेकिन तस्कर पुलिस चेकिंग से बचते रहे और आखिरकार करीब 60 किलोमीटर पीछा करने के बाद पुलिस ने उन्हें घेर लिया और पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है ताकि इनके नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। पंजाब के मुक्तसर साहिब में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मलोट अबोहर रोड बाईपास पर सीआईए मलोट टीम और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े गुर्गे के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में आरोपी घायल हो गया और आरोपी की टांग पर गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया और उसके कब्जे से 2 पिस्तौल और 4 कारतूस बरामद किए गए हैं। आरोपी की पहचान अभिषेक पुत्र विष्णु निवासी सीतोगुन्नो के फाजिलका के रूप में हुई है। आरोपी पर हरियाणा में लूटपाट करने के 2 केस दर्ज हैं। डीएसपी रमनप्रीत सिंह गिल ने बताया कि सीआईए मलोट पुलिस रूटीन गश्त कर रही थी और इस दौरान जब टीम मलोट अबोहर रोड बाईपास से करीब 2 किलोमीटर आगे पुल के पास पहुंचे तो यहां पर बाइक पर युवक आता दिखाई दिया, जिस पर संदेह हुआ। पुलिस टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल तेजी से भगा लिया और जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर ही गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिसमें आरोपी की टांग में गोली लगी। आरोपित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और हथियार सप्लाई करने का काम करता है। आरोपी ने हरियाणा में जो जगह पर लूटपाट की बड़ी वारदातें की हैं, जिसके चलते आरोपी की तलाश हरियाणा पुलिस को भी थी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। साथ ही एक महत्वपूर्ण सलाह भी दी गई। बहुजन समाज पार्टी की ओर से आज रविवार को नेशनल बैठक आयोजित की गई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को बसपा का मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। उन्हें आगे के कई कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दी गई और साथ ही सावधानी बरतते हुए पार्टी को मजबूत बनाने की सलाह दी गई। बैठक में देश में बसपा के संगठन की मजबूती और सर्व समाज के बीच जनाधार बढ़ाने पर गहन चर्चा हुई। पार्टी के कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई के लिए सभी ने भारतीय सेना की सराहना की। संसद में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। ये पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भागीदारी, प्रश्न पूछने और विधायी कामकाज में योगदान के आधार पर दिए जाते हैं और यह पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन की तरफ से शुरू किया गया है। इस वर्ष के विजेताओं का चयन ज्यूरी कमेटी ने किया, जिसकी अध्यक्षता हंसराज अहीर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष ने की है। उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार उन सांसदों को दिए जाते हैं जिन्होंने लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए संसद में उत्कृष्ट योगदान दिया है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।